दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे उनकी बात कर रहे थे, प्रजामंडल सीरीज पढ़ रहे थे। ठीक है, अपन बड़े बड़े जो प्रजामंडल बने थे उनकी बात कर चुके हैं। जैसे जयपुर पढ़ चुके हैं, बूंदी प्रजामंडल पढ़ चुके हैं, भरतपुर, अलवर, करौली, हाड़ौती। ठीक है, और धौलपुर प्रजामंडल अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करते हैं जो एक बड़ा प्रजामंडल था, इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1938 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना होती है। इससे पहले जो कुछ नॉर्मल जानकारी है या बेसिक जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं। जो स्थापना से पहले देखिए 1934 में माणिक्यलाल वर्मा, देखिए मेवाड़ प्रजामंडल से जो संबंधित एक बड़े नेता के तौर पर थे, नाम था माणिक्यलाल वर्मा का। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा को भूलना मत। मेवाड़ प्रजामंडल का नाम आते ही माणिक्यलाल वर्मा को तो कम से कम ध्यान रखना ही है। और वैसे जो भी नेता है आगे अपन पढ़ेंगे उनका मैं बात बता दूंगा आपको। देखिए, ये 1934 में सभाएं करते हैं प्रजामंडल को से पहले, यानी 1938 में स्थापना होती है। इससे पहले जो कुछ सभाएं करते हैं, देखिए एक सेवा आश्रम खोला था इन्होंने। ठीक है, अजमेर में एक सेवा आश्रम खोला था हरिजन उत्थान के लिए। ठीक है, हरिजनों के उत्थान के लिए सेवा आश्रम खोला था अजमेर में। देखिए, अजमेर में भी जगह पड़ती है नरेली, आप लिख लेना। हरिजनों के उत्थान के लिए सेवा आश्रम खोला था अजमेर के नरेली में। 1934 में खोल रहे होते भाई ये। ठीक है, देखिए डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है सागवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर में जगह है सागवाड़ा। यहाँ पे खंडलय आश्रम खोला गया था इनके द्वारा, खंडलय आश्रम, जो देखिए भीलों के उद्धार के लिए, भीलों के उत्थान के लिए खोला गया था। ठीक है, दो आश्रमों की स्थापना करते हैं। एक सेवा आश्रम जो अजमेर के नरेली में स्थापना करते हैं। ठीक है, और एक डूंगरपुर के जो सागवाड़ा में जो खंडलय आश्रम की स्थापना करते हैं भीलों के उत्थान के लिए। और एक ये जो हरिजनों के उत्थान के लिए खोला गया था सेवा आश्रम। देखिए, इसके बाद में अपन बात करते हैं हम 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, हरिपुरा अधिवेशन, उसके जो अध्यक्ष थे अपन बात कर चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने इस अधिवेशन में घोषणा की थी कि भाई अपन जो रियासतों में जो प्रजामंडल बनाए जा रहे हैं उनको समर्थन देते हैं, पूर्णतः समर्थन देते हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से समर्थन देते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था। देखिए, इस अधिवेशन में राजस्थान की तरफ से, मेवाड़ की तरफ से अमृतलाल सुखवास और भवानी शंकर भाग लिए थे। ठीक है, अमृतलाल सुखवास और भवानी शंकर, आप नाम लिख सकते हो। 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन में अमृतलाल जो शुक्ला और भवानी शंकर ने भाग लिया था। जब ये भाग लेकर जो इन घोषणाओं के बारे में सुनकर इधर मेवाड़ आते हैं, और मेवाड़ में यानी जो अजमेर में माणिक्यलाल वर्मा से मिलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने या कांग्रेस वालों ने इस प्रकार से घोषणा की है। तो माणिक्यलाल वर्मा इधर मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ में आकर स्थापना करते हैं 24 अप्रैल 1938 को। ठीक है, 24 अप्रैल को करते हैं 1938। देखिए, अभी स्थापना कर लेते हैं, अब आगे अपन बात करते हैं। देखिए, अब इस संस्थापक बनते हैं इसके जो बलवंत सिंह मेहता। ठीक है,
देखिए ये जो इसकी स्थापना की गई थी बलवंत सिंह मेहता के घर पर की गई थी, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम था साहित्य कुटीर, आप देखिए लिख लेना, बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम था साहित्य कुटीर। तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना की जाती है। देखिए बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसके अध्यक्ष स्थापना की जाती है। तो भाई घर का एक प्रकार से राजा बलवंत सिंह मेहता, तो ये खुद की जो कुछ शक्ति भी यूज करेगा, शक्तियों को काम में लेगा। तो भाई मैं अध्यक्ष तो मैं बनूंगा, ठीक है। तो बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। देखिए इसके उपाध्यक्ष बनते हैं भूरेलाल बया। भूरेलाल बया का भी नाम ध्यान रखना, जो मेवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड जो भी पर्सन पूछे जाए या व्यक्तित्व पूछे जाए तो भूरेलाल बया उपाध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए माणिक्यलाल वर्मा का नाम, अब देखिए माणिक्यलाल वर्मा ये महामंत्री से संतुष्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है भाई, महामंत्री बनाए जाते हैं प्रजामंडल के। तो बलवंत सिंह मेहता के घर पर इसकी स्थापना होती है। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष बनते हैं, भूरेलाल बया उपाध्यक्ष बनते हैं, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री बनाए जाते हैं। देखिए मेवाड़ के उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे धर्मनारायण टाक, धर्मनारायण टाक जो प्रधानमंत्री थे, तो उनकी जो गतिविधि अब क्या रहती है इसके प्रति या प्रजामंडल के खिलाफ। देखिए जो प्रजामंडल ये स्थापना कर लेते हैं, प्रजामंडल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। थोड़े दिनों में ही बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़ रहे थे। आज वे पार्टियां ज्वाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं, जैसे मिस कॉल पे पार्टी ज्वाइन करो, या कोई फार्म वार्म भरवाए जाते हैं, वोटिंग करवाई जाती है किसी यानी सोशल मीडिया पे। तो उस प्रकार से इनसे भी लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में जुड़ रहे थे, बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर जुड़ रहे थे प्रजामंडल से। तो धर्मनारायण टाक को लगा, जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के उस समय, कि भाई ये तो बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं कि इनको किस प्रकार से रोका जाए। तो धर्मनारायण टाक ने इस प्रकार का उल्हाना दिया या इस प्रकार से प्रजामंडल को रोकने की कोशिश की कि भाई आपने प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, या पंजीयन नहीं करवाया, या पंजीकरण नहीं करवाया है। पंजीकरण का हवाला देते हुए यानी पंजीकरण नहीं करवाने का हवाला देते हुए अवैध घोषित कर दिया धर्मनारायण टाक ने, ठीक है। अब देखिए माणिक्यलाल वर्मा को लगा भाई अब क्या किया जाए। माणिक्यलाल वर्मा उस समय जो महात्मा गांधी जी के पास गए कि हमारे जो प्रजामंडल हो उन्होंने धर्मनारायण टाक ने या प्रधानमंत्री ने अवैध घोषित कर दिया है, अब हमारे द्वारा क्या किया जाए। गांधी जी से सलाह लेते हैं। देखिए गांधी जी सलाह देते हैं इनको आगे, गांधी जी इनके सलाहकारी बनते हैं, प्रजामंडल का संचालन करते हैं गांधी जी के कहने पर अजमेर से, ठीक है। गांधी जी के कहने पर गांधी जी कहते हैं इनको, भाई आपके वहां पे तो राजा का शासन है या सरकार है, आप एक ऐसी जगह से प्रजामंडल को संचालित कीजिए जहां पर राजाओं का अधिकार ना हो। तो उस समय भाई आपको मैं पहले बता चुका, अपन बात कर चुके हैं, अजमेर में राजाओं का अधिकार नहीं हुआ करता था, उस समय अंग्रेजों का अधिकार हुआ करता था। तो माणिक्यलाल वर्मा गांधी जी के कहने पर अजमेर से इसको संचालन करते हैं प्रजामंडल को। यहां से एक पुस्तक विमोचन करते हैं या प्रकाशित करते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं मेवाड़ का वर्तमान शासन, माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है। देखिए इस पुस्तक में जो माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक आप लिख लेना, मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक है। इस पुस्तक में मेवाड़ के जो प्रशासन की यानी तत्कालीन जो प्रशासन था मेवाड़ का, उसकी कटु आलोचना की गई थी, ठीक है, आलोचना की गई थी। मेवाड़ की आलोचना की गई थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तक में माणिक्यलाल वर्मा की पुस्तक थी। देखिए मेवाड़ वालों ने या सरकार ने, मेवाड़ सरकार ने अब इन जो नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, माणिक्यलाल वर्मा को या प्रजामंडल वाले लोगों को गिरफ्तार करने की योजना बना ली थी। देखिए माणिक्यलाल वर्मा तो इनके हाथ लगते नहीं है, इधर अजमेर साइड पकड़ने के लिए आते हैं, कोशिश करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा तो साइड में चले जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, और इनके हाथ लग जाता है मेवाड़ सरकार के भूरेलाल बया।
ठीक है, भूरे लाल भैया को पकड़ लेते हैं। और जो उदयपुर में एक किला पड़ता है सराड़ा किला, ठीक है। देखिए सराड़ा किला जो एक जंगलों में किला है, जंगल में स्थित किला है। दूर दूर तक कुछ भाई कोई व्यक्ति दिखे या जानवर भी नहीं दिख पाता है ढंग से, हालांकि जंगली जानवर तो दिखेंगे, लेकिन एक प्रकार से एक जंगल में स्थित किला है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं तो आ सकता है, नहीं जा सकता है सरकार के खिलाफ होकर। तो यानी ऐसी जगह पर भूरे लाल भैया को सराड़ा किले में लाकर जेल में बंद कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है। देखिए सराड़ा किला को थोड़ा ध्यान रखना, ये फैक्ट है, मेवाड़ का काला पानी की सजा खाया जाता है था उस समय, ठीक है। मेवाड़ का काला पानी खाया जाता था सराड़ा किला को। देखिए काला पानी का मतलब ये होता है एक प्रकार ऐसी सजा कि जहां पर बाहरी व्यक्ति के दर्शन दुर्लभ हो, भाई किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई जा सकते हैं, यानी किसी प्रकार की मदद नहीं पहुंचाई जा सकती है उस समय। भाई जो ओवरऑल देखे तो अंडमान निकोबार को काला पानी खाया जाता था, काला पानी की सजा जिसको देनी होती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको अंडमान निकोबार ले जाए के नजरबंद कर देते थे, ठीक है। तो मेवाड़ का काला पानी खाया गया था सराड़ा किला को जो उदयपुर में है, ठीक है। देखिए अब क्या करें भाई, आगे क्या करें। वापस गांधी जी से सलाह लेने के लिए गए जो और जो प्रजामंडल के लोग थे, जो माणिकलाल वर्मा बच गए थे, वो भी गांधी जी से संपर्क करते हैं। गांधी जी के कहने पर ये सत्याग्रह करते हैं। गांधी जी इनको सलाह देते हैं कि भाई आप इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करो, ठीक है। देखिए एक नाम आता है रमेश चंद्र व्यास। देखिए भीलवाड़ा के निवासी थे, ठीक है, भीलवाड़ा के निवासी थे। ये अजमेर साइड आते हैं, ठीक है। अजमेर में देखिए कुछ जो क्रांतिकारी जो घटनाओं से यानी संबंधित रहते हैं। एक जो पुलिस अधिकारी को भी यानी बम द्वारा यानी उड़ाने की प्लानिंग की थी, बम द्वारा मारने की प्लानिंग की थी, हालांकि वो अधिकारी बच जाता है, ठीक है। प्राणनाथ डोगरा, डोगरा कांड के नाम से फेमस था अजमेर का वो। अदर फैक्ट है भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्राणनाथ डोगरा को बम से उड़ाने की प्लानिंग करते हैं रमेश चंद्र व्यास। देखिए इसमें इनके साथ जो एक और मुख्य भूमिका में थे ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो रमेश चंद्र व्यास और ज्वाला प्रसाद शर्मा प्राणनाथ डोगरा को मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्राणनाथ डोगरा बच जाता है। और एक जो सलाउद्दीन नामक पुलिस कर्मी था, एक सलाउद्दीन, वो मारा जाता है, ठीक है, काम आ जाता है वो। तो रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा के थे, अजमेर में प्राणनाथ डोगरा, डोगरा कांड से संबंधित रहते हैं। ये देखिए यहां से अब छोड़ छाड़ कर अजमेर को छोड़कर इधर आते हैं उदयपुर साइड। उधर वो डोगरा कांड की वजह से इनको पकड़ने की प्लानिंग की जा रही थी। उदयपुर आते हैं और उदयपुर में प्रथम सत्याग्रही बनते हैं, ठीक है। गांधी जी द्वारा जो सलाह दी गई थी इनको सत्याग्रह चलाने के लिए, तो उस सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही ही बनते हैं रमेश चंद्र व्यास। इनका नाम आता है मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है। तो रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। देखिए 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दिन से या दशहरे के दिन से सत्याग्रह चलाना जो शुरू हुआ था, सत्याग्रह शुरू किया जाता है इनके द्वारा 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दिन से, ठीक है। अब अपन बात कर लिए, देखिए मेवाड़ जो प्रजामंडल की जो शाखा है भाई मेवाड़ से बाहर भी बनी थी, जो पूरे राजस्थान से बाहर एक प्रकार से देखा जाए तो यानी महाराष्ट्र में बढ़ती है 4 शाखाएं। जलगांव में बढ़ती है, अकोला में एक शाखा बढ़ती है, जलगांव में, अकोला में, ठीक है। बॉम्बे और नागपुर में, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला में 4 शाखाएं बनाई जाती है। वहां पे जो मेवाड़ी बढ़िया रहते थे उनके द्वारा शाखाएं स्थापित की जाती हैं, नागपुर, बॉम्बे, अकोला और जो जलगांव, ठीक है। देखिए जो ये 4 शाखाएं महाराष्ट्र में बनाई गई थी, चलाई गई थी, मेवाड़ी जो बड़ियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए जो एक कुछ फैक्ट है वो आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ।
हालांकि जो मुख्य जो केंद्र थे अलग से वो मैं बताऊंगा, उदयपुर के अलावा राजस्थान में कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन, एक एक करके बात करते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं भाई माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी थे नारायणी देवी वर्मा। तो नारायणी देवी वर्मा ने यहाँ पर गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तारी देती है ये। देखिए इनकी जो बेटी थी स्नेहलता, ठीक है, ये भी गिरफ्तारी देती है, माणिक्यलाल वर्मा की बेटी स्नेहलता। और एक प्यारेचंद गुप्ता थे, उनकी जो पत्नी थी, सॉरी प्यारेचंद बिश्नोई थे, उनकी जो पत्नी थे भगवती देवी बिश्नोई, उन्होंने भी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, प्यारेचंद बिश्नोई की जो पत्नी भगवती देवी ने गिरफ्तारी दी थी। देखिए आपका माइंड में ये रहता होगा अगर बिश्नोई समाज की बात है, पश्चिमी राजस्थान, अमृता देवी बिश्नोई जोधपुर से, तो जोधपुर साइड वाले लोग ही नहीं थे भाई, लेकिन भाई बिश्नोई उस साइड भी थे, तो थोड़ा ध्यान रखना। प्यारेलाल बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी बिश्नोई ने भी गिरफ्तारी दी थी। देखिए अब आगे बात करते हैं। आगे माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, सरकार द्वारा माणिक्यलाल वर्मा को देवली टोंक से, देवली में एक गांव था ऊंचा गांव, ठीक है, ये ऊंचा गांव था, नाम ही गांव ऊंचा था भाई, पता नहीं अब गांव कितना ऊंचा होगा, आज कितना ऊंचा होगा ये। यहां से माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और माणिक्यलाल वर्मा के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। ठीक है, ढंग से तो पीटा गया, और जो भी भाई नहीं करने लायक जो व्यवहार किया गया था माणिक्यलाल वर्मा के साथ सरकार के द्वारा। अब देखिए जब गांधी जी को पता चली ये बात कि भाई इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो गांधी जी ने जो हरिजन समाचार पत्र था, ठीक है, हरिजन समाचार पत्र था, इसमें इसकी आलोचना की थी, भाई इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। चलो ठीक है, पकड़ लियो, गिरफ्तार कर लियो, लेकिन कानून के अकॉर्डिंग सजा दो, इस प्रकार की सजा देना गलत है। तो हरिजन नामक समाचार पत्र में गांधी जी ने आलोचना की थी। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं 3 मार्च 1939 को ये सत्याग्रह स्थगित कर दिया जाता है, जो सत्याग्रह चलाया जा रहा था मेवाड़ प्रजामंडल वालों के द्वारा। तो 3 मार्च 1939 को यह सत्याग्रह गांधी जी के कहने पर स्थगित कर दिया जाता है। देखिए स्थगित किया जाने का जो कारण आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि जो बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं आज भी, तो उनको कुछ समय बाद में स्थगित करना ही पड़ता है। देखिए आंदोलनों में भीड़ होना जरूरी होती है, और जो किसान नेता होते हैं भाई, जो आंदोलन करने वाले कोई भी नेता हो, राजनीतिक नेता हो, तो उन नेताओं का मतलब ये होता है जनता को अपने साथ ले, बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी करो और ढंग से आंदोलन चलाओ। लेकिन अगर आंदोलन चलो 1 महीना चल जाए, 2 महीने चल जाए, चलो साल भर चल जाए, 1 वर्ष तक चल जाएगा, लेकिन जो भीड़ होगी आंदोलन में, जो उनके मुख्य नेताओं को तो काम यही होगा भाई आंदोलन चलता रहे, लेकिन उनको खुद को पता रहता है अपने साथ जो भीड़ है वो कुछ समय ही अपना साथ दे सकती है, उनके भी पीछे घर बार है, बाल बच्चे हैं, ठीक है, कमाना दमाना है, उनको काम वगैरह करना पड़ेगा, परिवार का जो पालन पोषण किस प्रकार कैसे करेंगे, इनकम के सोर्स भी तो होंगे, वो कमाएंगे तो ही इनकम आएगी उनके। तो एक टाइम के बाद में आंदोलन को स्थगित करना ही पड़ता है या समाप्त करना पड़ता है। तो गांधी जी को भी लग रहा था और मेवाड़ वालों को भी लग गया था, तो गांधी जी इनको सत्याग्रह को स्थगित करने की सलाह देते हैं और इस जो सत्याग्रह को ये स्थगित कर देते हैं 3 मार्च 1939 को। ठीक है, इस समय देखिए जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे राघवाचारी थे, ठीक है, दक्षिण भारत से थे भाई राघवाचारी। पहले जो मैं धर्मनारायण टांग का नाम बता चुका हूं, पहले धर्मनारायण टांग थे, अब राघवाचारी को बना दिया गया था। ठीक है, टीवी राघवाचारी दक्षिण भारत से थे। देखिए मैं एक बात नहीं बताया शुरुआत में, मेवाड़ के जो महाराणा थे भूपाल सिंह थे, थोड़ा ध्यान रख लेना, मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह थे। ठीक है, मेरी थोड़ा ध्यान रखना, मेवाड़ प्रजामंडल के दौरान मेवाड़ के महाराणा कौन थे। देखिए अभी स्थगित कर देते हैं आंदोलन यानी सत्याग्रह को,
अब ये इनकी और मांग थी धीरे धीरे, हालांकि चलाते हैं नॉर्मल तरीके से, तो ये बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते हैं, या सत्या यानी एक प्रकार से बेगार प्रथा का विरोध करते हैं। तो बेगार प्रथा पर इन्होंने रोक लगवा दी थी, ठीक है, बेगार प्रथा पर रोक लगवा दी थी इन्होंने। देखिए इसमें रोक लगाने में सफल होते हैं। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल की तरफ से जो प्रथम या नैतिक विजय थी, बेगार प्रथा पर रोक लगवाना था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। आंदोलन को तो स्थगित करते हैं, सत्याग्रह को स्थगित करते हैं, लेकिन बेगार प्रथा पर रोक लगवाने में सफल होते हैं। मेवाड़ में प्रजामंडल की नैतिक विजय थी प्रथम, ठीक है। अब देखिए इनके जो प्रजामंडल का अधिवेशन करवाने की इच्छा थी, भाई अधिवेशन भी करवाए अपन। तो इन जो प्रजामंडल का अधिवेशन करवाते हैं ये 25-26 नवंबर 1941 को होता है। ठीक है, 25-26 नवंबर 1941 को होता है। देखिए 1941 में 25-26 नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन होता है प्रजामंडल का। देखिए इसका स्थान था उदयपुर में होता है, आप लिख सकते हो। प्रथम अधिवेशन होता है 25-26 नवंबर 1941 को उदयपुर में होता है। देखिए इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा बनाए जाते हैं, ठीक है, अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा बनाए जाते हैं। ठीक है, स्थान आप लिख लेना, उदयपुर में हुआ था। देखिए इसका उद्घाटन किए थे जे.बी. कृपलानी किए थे, ठीक है, उद्घाटन इस जो अधिवेशन का उद्घाटन करते हैं जे.बी. कृपलानी करते हैं। देखिए जे.बी. कृपलानी का नाम पूरा है आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी, ठीक है, आचार्य जीवनदास भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है, ठीक है। जे.बी. कृपलानी उद्घाटन करते हैं, उदयपुर में होता है प्रथम अधिवेशन। देखिए संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे जे.बी. कृपलानी, आगे चलकर यानी संविधान सभा में जो झंडा समिति के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, ये मास्टर थे जे.बी. कृपलानी, आचार्य इसलिए इनके नाम के आगे लगा हुआ है। देखिए जे.बी. कृपलानी थे जो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं जे.बी. कृपलानी। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे कांग्रेस की तरफ से। देखिए इनकी पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। अदर फैक्ट आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, सुचेता कृपलानी इनकी पत्नी थे। देखिए भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है सुचेता कृपलानी, ठीक है, भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है सुचेता कृपलानी, जो इनकी जे.बी. कृपलानी की पत्नी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं सुचेता कृपलानी, ये कुछ अलग फैक्ट था, याद रख लेना। अब इसके बाद में आप आगे बात करते हैं, इस अधिवेशन में ही जो नेहरू जी के सिस्टर थे विजयलक्ष्मी पंडित, उन्होंने खादी समिति का उद्घाटन किया था, ठीक है। खादी यानी समिति क्या होगी भाई, खादी की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी भाई, ठीक है, इस अधिवेशन के दौरान ही खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी यहाँ पे विजयलक्ष्मी पंडित ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। देखिए 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। देखिए इस दौरान माणिक्यलाल वर्मा थे जो, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, इसकी जो सभा हो रही थी बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन की, उसमें भाग लेकर आए थे। देखिए माणिक्यलाल वर्मा
कम मत था इसमें कि हम भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। उधर अपन जयपुर पढ़े थे, हीरालाल शास्त्री का फैसला था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा को लगता था कि अपने को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो देखिए एक प्रसिद्ध कथन रहा है माणिक्यलाल वर्मा का इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कि हम तो मेवाड़ी हैं। ठीक है, ये जो कथन है आप इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हो इसको। हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। ठीक है, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए ये कथन दे कहा था माणिक्यलाल वर्मा ने। देखिए 20 अगस्त 1942 को प्रजामंडल ने 20 अगस्त यानी माणिक्यलाल वर्मा आते हैं वापस मेवाड़ में, और प्रजामंडल की तरफ से जो मेवाड़ महाराणा को ज्ञापन देते हैं या पत्र देते हैं कि आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और आपको अंग्रेजों से जो भी संबंध है उनको तोड़ना होगा। ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश सरकार से जो संबंध है राजाओं के, उन संबंधों को तोड़ना होगा, समाप्त करना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटम दे दिया गया था 24 घंटे के भीतर आपको ब्रिटिश सरकार से संबंध तोड़ने होंगे। तो देखिए अब सरकार को लगा या राजाओं को लगा कि भाई ये तो भाई कुछ यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे और अपने खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, तो क्यों नहीं इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, देखिए अब इसमें गिरफ्तारियां देते हैं नारायणी देवी वर्मा देते हैं, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थे नारायणी देवी वर्मा। देखिए नारायणी देवी वर्मा के साथ उस समय इनका एक 6 माह का पुत्र था दीनबंधु। ठीक है, नारायणी देवी वर्मा अपने 6 माह के पुत्र दीनबंधु के साथ में अपनी गिरफ्तारी देते हैं। देखिए इस समय भी इनकी एक बेटी और थी सुशीला। अपन पहले स्नेहलता की बात किए थे, स्नेहलता, अब इनके साथ सुशीला भी इनकी एक बेटी थी, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। लेकिन इनके साथ जो इनके जो भगवती देवी विष्णोई की अपन बात किए थे, उन्होंने भी यहाँ पे वापस गिरफ्तारी दी थी, भगवती देवी विष्णोई। देखिए थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, इनके 4-5 बेटियां थी माणिक्यलाल वर्मा की, 5 बेटियां थी शायद, हाँ 5 बेटियां थी। उनके बाद में जो एक बेटा हुआ था दीनबंधु, तो ये 6 माह का था। हालांकि माणिक्यलाल वर्मा बहुत एज वाले थे उस समय, लेकिन इनका जो पुत्र मोह हट नहीं रहा था, भाई पुत्र चाहिए था, पुत्र प्राप्ति बहुत जरूरी थी इनके लिए। हर किसी के लिए होती है भाई, आज के लोग सब सोचते हैं एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए, चाहे फिर लाइन लग रही हो लड़कियों की, लेकिन फिर वो नहीं सोचते हैं और फिर नारी सशक्तिकरण की ओर बात करते हैं कुछ लोग। तो ये भी मीटिंग वगैरह करते रहते थे, जनता को मोटिवेट करते रहते थे, लेकिन खुद इतने 5 लड़कियां हो चुकी थी, उसके बाद में लड़का चाहिए था, लेकिन फिर भी अलग अलग सोच होती है भाई लोगों की। तो दीनबंधु के साथ 6 माह की जो उम्र थी दीनबंधु की, तो इनकी माताजी जेल में गिरफ्तारी देती है, और एक सुशीला जो इनकी बेटी थी ये भी गिरफ्तारी देती है, और भगवती देवी विष्णोई भी गिरफ्तारी देती है। देखिए सुशीला की बात मैं बताऊं, जो सुशीला की शादी हुई थी जो शिवचरण माथुर से हुई थी। अदर फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना, शिवचरण माथुर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे आगे चलकर, राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे शिवचरण माथुर। ठीक है, जिनकी शादी सुशीला से हुई थी। देखिए ये जेल में थे, जो ये सुशीला जेल में थे पहले, और इनकी जो माताजी जेल में थे। माणिक्यलाल वर्मा भी खूब घूमते रहते थे, जेल में जाते रहते थे, गिरफ्तार होते रहते थे। तो शिवचरण माथुर को लगे यार ससुराल वाले तो सारे जेल में हैं, कुछ किया जाए सरकार के खिलाफ। तो इन्होंने भाई साहब किया ही ऐसा कांड कोई दुनिया देखती रह जाए, तो इन्होंने एक डायनामाइट सेट कर दिया था एक रेलवे पुल पर। ठीक है, रेलवे पुल को उड़ाने की कोशिश की थी, हालांकि उड़ाए थे, डायनामाइट सेट करके रेलवे पुल को उड़ा दिया था। गुना से कोटा के बीच में एक रेलवे पुल पड़ता है, मध्य प्रदेश का, जो गुना से कोटा के बीच में एक रेलवे पुल पड़ता था, उसको डायनामाइट से उड़ा दिया था शिवचरण माथुर ने अपने सहयोगियों के साथ में। तो थोड़ा ध्यान रखना, गुना से कोटा के बीच में। देखिए अब जो
राघवाचार्य थे, प्रधानमंत्री थे, दीवान थे मेवाड़ के। इन्होंने ग्वालियर से और राजपूत जो राजपूताना के कार्यकर्ता थे उनको उनसे बात की, और ग्वालियर के कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई आप वर्मा जी को समझाओ थोड़ा बहुत, ये समझ नहीं रहे हैं। तो ये समझाने आते हैं, राजपूताना के और कार्यकर्ता भी समझाते हैं और ग्वालियर के जो कार्यकर्ता भी समझाने के लिए आते हैं। देखिए, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं, नहीं समझते भाई, जो अड़िग रहते हैं अपनी बात पर वर्मा जी कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी चाहिए, तभी ही हम समझेंगे, तभी ही हम आंदोलन को वापस लेंगे, विद्रोह को वापस लेंगे। विद्रोह नहीं तो तब तक जारी रहेगा। उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, फिर एक सभा या बैठक की जाती है राजपूताना और मध्य भारत के जो कार्यकर्ताओं की। 2-3 अप्रैल 1944 को राजपूताना और मध्य भारत जो राजपूताना क्षेत्र और मध्य भारत जो क्षेत्र था वहां के इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं की बैठक उदयपुर में की जाती है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं इस बैठक के, इस सभा के, एवी सरवटे बनाए जाते हैं। देखिए, एवी सरवटे थे जो इंदौर के नेता थे, ठीक है, इंदौर के नेता थे एवी सरवटे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, जो कुछ सभाएं की गई थी उनके जो हर सभा के जो अध्यक्ष वगैरह नहीं पूछेंगे भाई एग्जाम में, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। देखिए, फिर आगे बात करते हैं अपन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। अपन बात कर चुके हैं पहले, 1927 में स्थापना होती है इसका। देखिए, छठा अधिवेशन उदयपुर में किया जाता है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो छठा अधिवेशन किया जाता है उदयपुर के सलेटिया मैदान में किया जाता है। ठीक है, उदयपुर के सलेटिया मैदान में किया जाता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। उसका छठा अधिवेशन सलेटिया मैदान में किया जाता है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष बने थे JL नेहरू बने थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं। देखिए, इस अधिवेशन में जो कश्मीर के थे, जम्मू कश्मीर के थे, शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। शेख अब्दुल्ला भाई जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत ही करीबी मित्र थे। ऐसे मान लो इस प्रकार के दोस्त थे कि एक दूसरे बिना इनको लगता था भाई अपन अधूरे हैं, ठीक है। इस पर बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि बाद में इनके बीच में बनना बंद हो गया था और ढंग से नेहरू जी ने तो इनको गिरफ्तार करके नीचे साउथ में जेल में डाल दिया था, ठीक है। आपस में बनना बंद हो गया था, लेकिन पहले भाई दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। थोड़ा ध्यान रखना। सलेटिया मैदान में छठा अधिवेशन होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और इसमें शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था, ठीक है। देखिए, अब कुछ जो इनके द्वारा जो विधान समितियां बनाई जाती हैं, भाई आगे क्या करना है। तो 1946 में ठाकुर जो गोपाल सिंह की अध्यक्षता में विधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया था, ठीक है। ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में 1946 में विधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया था 8 मई 1946 को। देखिए, इसमें 11 सदस्य बनाए जाने थे। इसमें जो इस संविधान निर्मात्री समिति बनाई जाएगी, इसमें 11 सदस्य होंगे। 5 सदस्य जनता में से लिए जाएंगे, ठीक है, और 6 सदस्य राजा के सदस्य होंगे। 11 सदस्य समिति होगी, विधान निर्मात्री समिति 11 सदस्य होगी। इसमें 5 सदस्य जनता के होंगे या प्रजामंडल के होंगे और 6 सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। ये समिति बन जाती है। देखिए, इस समिति ने संविधान सभा की जो स्थापना की सिफारिश की थी कि भाई जो ये समिति बनाई गई थी, प्रजामंडल के जो 5 लोग थे उनके द्वारा सिफारिश दी गई होगी भाई संविधान सभा की यानी संविधान सभा की स्थापना की जाए। तो इनको लगा कि भाई यार तुम्हारे को 5 लोगों को हम नियुक्त किया है और आज अब नियुक्त करते हैं, आप तो बड़ी बड़ी मांगे करने लगे हो। कुछ ही नहीं होगी संविधान सभा की मांग, तो भाई हम
कुछ ही नहीं होगी भाई, संविधान सभा की स्थापना हमारी जो जचेगी वैसे करेंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, सरकार स्वीकार कर देती है संविधान सभा की मांग को। इसके बाद में देखिए जो अब आगे क्या होता है। अक्टूबर 1946 में मोहनलाल सुखाड़े व हीरालाल शास्त्री को मेवाड़ की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, मेवाड़ में जो कार्यकारी परिषद की स्थापना की जाएगी, इसमें मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री को सदस्य बनाया जाता है। मेवाड़ में कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया जाता है अक्टूबर 1946 में। ठीक है, 1944 में नहीं भाई, 1946 में, अक्टूबर 1946 में मेवाड़ कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया गया मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल शास्त्री को। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया का थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है भाई। राजस्थान के सबसे युवा सीएम बने थे, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने लगातार, यानी मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए इन्होंने अंतरजातीय विवाह भी किया था। ठीक है, इंदुबाला गरासिया से। तो उस समय में भी एक खुद की जाति के खिलाफ जाके दूसरी जाति में विवाह करना बहुत बड़ी बात होती थी भाई। आज भी अगर कोई बंदा या बंदी, कोई भी लड़की हो गई या कोई लड़का हो, खुद की जाति के खिलाफ जाकर घर वालों को बोले कि भाई मैं दूसरी जाति में शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो घर वाले भाई टांगे तोड़ दे। ठीक, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने इंदुबाला गरासिया से अंतरजातीय विवाह किया था। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे, 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक है, और 17 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे थे। देखिए मेवाड़ में हरिजन सेवा संघ था। ठीक है, मेवाड़ में हरिजन सेवा संघ था, उसकी जिम्मेदारी मोहनलाल सुखाड़िया को दी गई थी कि आप हरिजन सेवा संघ की जिम्मेदारी आप खुद के ऊपर ले और इसकी देखभाल करो, हरिजनों का उत्थान करने में आप कोशिश करो। तो मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की जिम्मेदारी मोहनलाल सुखाड़िया को दी गई थी। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 3 मार्च 1947 को। ठीक है, 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के जो संविधान की घोषणा की जाती है। ठीक है, मेवाड़ के संविधान की घोषणा की जाती है, जिसमें 46 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसमें 46 सदस्यों की धारा सभा का गठन किया जाएगा। 3 मार्च 1947 को मेवाड़ के संविधान की घोषणा की गई, जिसमें 46 सदस्यों की धारा सभा का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान था 46 सदस्यों की धारा सभा का। लेकिन इसमें एक प्रावधान रखा गया था कि कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जो धारा सभा होगी 46 सदस्यों की, इसमें कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रखा जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो 46 सदस्य आप बना रहे हो, इसमें कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रख रहे हो इसमें, तो भाई 46 सदस्य बैठे करेंगे क्या, कुछ तो जवाबदेहिता होगी ना इनकी। तो फिर इन्होंने स्वीकार नहीं किया था भाई, जो उत्तरदायी नहीं होने के कारण कार्यपालिका को विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जा रहा था, फिर इसके खिलाफ हो गए थे लोग, तो फिर नहीं बन पाती है। ठीक है, तो प्रजामंडल ने इस सभा को भी अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, देखिए अब जो वीटी राघवाचारी जो प्रधानमंत्री थे उनको हटाया जाता है और मनोहर सिंह बेदला को दीवान बनाया जाता है मेवाड़ का, मनोहर सिंह बेदला। ठीक है, मनोहर सिंह बेदला को दीवान बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है मेवाड़ का वीटी राघवाचारी के स्थान पर। देखिए के मुंशी को बुलाया जाता है, के मुंशी को वैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। ठीक है, मनोहर सिंह बेदला को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और
कि मुंशी को वैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। देखिए, मुंशी ने संविधान बनाने की कोशिश की, खुद का संविधान बनाकर दिया, तो मुंशी संविधान को प्रजामंडल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था भाई, ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया मुंशी संविधान को भी। कुछ कमियां थी भाई इनके, जो इनके द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान, ठीक है, तो मुंशी संविधान को भी प्रजामंडल ने अस्वीकार कर दिया था। देखिए, अब मनोहर सिंह बैदला भी हटा दिए जाते हैं दीवान के पद से। एस बी रामामूर्ति को दीवान बनाया जाता है। एस बी रामामूर्ति साउथ से थे, दक्षिण भारत से। ठीक है, एस बी रामामूर्ति दीवान बनते हैं, दक्षिण भारत से थे। इनकी सलाह पर मोहन सिंह मेहता ने मुंशी जो संविधान था उसमें कुछ बदलाव किया, ठीक है। एस बी रामामूर्ति की सलाह पर मोहन सिंह मेहता ने मुंशी संविधान में कुछ बदलाव किया, ठीक है, और बदलाव किए हुए संविधान को प्रजामंडल ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है, प्रजामंडल ने स्वीकार कर लिया और निर्वाचन में ये चुनावों में भाग लिया था, ठीक है। तो एस बी रामामूर्ति की सलाह पर मोहन सिंह मेहता द्वारा मुंशी संविधान में कुछ बदलाव किया गया और उस संविधान को प्रजामंडल ने स्वीकार कर लिया और निर्वाचन में भाग ले लिया, चुनाव में भाग ले लिया, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं कुछ जो मैं आपको बताया था अभी शुरू में कि भाई अपन जो मेवाड़ के यानी उदयपुर के अलावा मेवाड़ में और भी जो इसके केंद्र थे प्रजामंडल के, तो देखिए 2 केंद्र थे, ठीक है, नाथद्वारा और भीलवाड़ा। तो आप ध्यान रख लेना, नाथद्वारा और भीलवाड़ा, ये 2 केंद्र थे उदयपुर के अलावा। देखिए, नाथद्वारा में जो मुख्य नेता थे नरेंद्र पाल सिंह थे, ठीक है, नाथद्वारा में जो मुख्य नेता थे नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास, ठीक है। नाथद्वारा में नरेंद्र पाल सिंह और प्रोफेसर नारायण दास 2 नेता थे। देखिए, भीलवाड़ा में जो मुख्य नेता थे मैं आपको पहले बता चुका हूं, बुरेलाल बया नहीं, रमेश चंद्र व्यास, ठीक है, रमेश चंद्र व्यास भीलवाड़ा के प्रमुख नेता थे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब और आगे अपन बात करें, देखिए 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है, अब प्रजामंडल की लगभग अपनी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्टों में बता रहा हूं, हालांकि अपन एकीकरण के टाइम पढ़ेंगे ये फैक्ट, तो फिर भी बता देता हूं मैं आपको। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर का जो संयुक्त राजस्थान में विलय कर दिया गया था, जो एकीकरण उनका जो चल रहा था, एकीकरण चल रहा था, उसके संयुक्त राजस्थान जो संघ था उसमें विलय कर दिया गया था 18 अप्रैल 1948 को। देखिए, जो संयुक्त राजस्थान बना था, जो राजस्थान संघ पहले था, राजस्थान संघ में जो मेवाड़ का विलय करने के बाद जो बना था, जो संयुक्त राजस्थान कहलाया था, ठीक है। राजस्थान संघ में जब मेवाड़ जोड़ दी गई थी, मेवाड़ का विलय कर दिया गया था राजस्थान संघ में, फिर संयुक्त राजस्थान कहलाया था, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान में राजस्थान संघ और मेवाड़ को एक जगह पर कर दिया गया था 18 अप्रैल 1948 को। वैसे अपन एकीकरण पढ़ेंगे तब और बात कर लेंगे। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया था मेवाड़ को। देखिए, अब जो व्यक्तित्व है इनकी मैं बात बता देता हूँ। बलवंत सिंह मेहता की बात बताऊं मैं आपको। इन्होंने 2 संगठन बनाए थे बलवंत सिंह मेहता ने। एक तो प्रताप सभा बनाई थी 1915 में। देखिए, बलवंत सिंह मेहता ने एक तो प्रताप सभा बनाई थी 1915 में और 1943 में वनवासी आश्रम की स्थापना की थी। देखिए, प्रताप सभा द्वारा एक तो प्रताप जयंती मनाना शुरू किया गया था, ठीक है, और एक हल्दीघाटी में जो मेला लगाना शुरू किया था। बलवंत सिंह मेहता का जो ये सभा थी बनाई गई थी प्रताप सभा 1934 में बनाई थी, 1915 में बनाए थे, सॉरी 1915 में प्रताप सभा और 1943 में वनवासी आश्रम। तो प्रताप सभा द्वारा हल्दीघाटी मेला शुरू किया जाता है और प्रताप जयंती शुरू की जाती है। 1943 में वनवासी आश्रम स्थापित किया जाता है, ठीक है।
ये बलवंत सिंह मेहता के संगठन थे, अलग से बनाए हुए। देखिए बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य बनते आगे चलकर। देखिए नारायणी देवी वर्मा की भी आप थोड़ा ध्यान रखना। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा के जो पत्नी थे, ठीक है। तो अपन यहां तक प्रजामंडल की बात कर लिए हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की। अब बात करते हैं कुछ समय में, यानी 2-3 मिनट का है भाई, शाहपुरा प्रजामंडल। तो शाहपुरा प्रजामंडल को भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की ज्यादा बात नहीं है। उधर अपन बात कर रहे थे भाई, माणिक्यलाल वर्मा घूम रहे थे, उधर मेवाड़ से अजमेर की तरफ आ रहे थे, ठीक है। कुछ लोग मिलते हैं इनको और वो पूछते भाई वर्मा जी आप आज किधर, तो जवाब देते हैं भाई अजमेर जा रहे हैं अपन तो, ठीक है। अजमेर क्यों जा रहे हो, तो कहे यार मुझे तो ऐसे ऐसे परेशान कर रखे हैं, हमारे प्रजामंडल पर बैन लगा रखे हैं, रोक लगा दी गई है और गिरफ्तार करने के लगे हुए हैं जो सरकार। तो प्रजामंडल क्या होता है वो पूछते हैं जो लोग मिले थे इनको, तो ये प्रजामंडल इस प्रकार की जो ये सिस्टम है और हम अपनी जो उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर एक संगठन बनाते हैं और इसके द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग करते हैं, ठीक है। देखिए जो फैक्ट है याद रखने लायक शाहपुरा प्रजामंडल का, ये ध्यान रखना अपने को कि सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है शाहपुरा प्रजामंडल में या शाहपुरा में, ठीक है। ये जो प्रजामंडल बनाया जाता है माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से बनाया जाता है, ठीक है। शाहपुरा प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से बनाया जाता है। ठीक है, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, ठीक है, इन दोनों द्वारा स्थापना की जाती है। ये दोनों लोग ही मिलते हैं माणिक्यलाल वर्मा से मेवाड़ से अजमेर आते समय, ठीक है। 1938 में माणिक्यलाल वर्मा आ रहे थे इधर अजमेर साइड में, इनकी मुलाकात होती है माणिक्यलाल वर्मा से, या माणिक्यलाल वर्मा की मुलाकात होती है लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा से। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। ये भाई लाइन टू लाइन लिखना ये बात तो कि माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापना होती है शाहपुरा प्रजामंडल की, ठीक है। देखिए संस्थापकों के नाम में बता दिया हूं, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। देखिए ये फैक्ट भी थोड़ा ध्यान लिख ही लेना, शाहपुरा प्रजा यानी शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, ठीक है। ये फैक्ट भी थोड़ा ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना किसी रियासत में होगी तो उसका राजा बहुत ही उदार प्रकार का होगा, उदार प्रवृत्ति का होगा। तो यहाँ का राजा कौन भाई, जो शुरू में ही या भिड़ते ही जनता को पूरा शासन सौंप दे, जनता की सरकार। और तो बड़ी बड़ी रियासतों में ऐसी मांगे चल रही थी, विरोध हो रहे थे, राजा तैयार नहीं थे इन बातों के लिए। भाई लालच होता है सभी को, भाई अपने पास में कुछ ही नहीं रहेगा, जनता का शासन होगा, जनता इंटरफेयर करेगी, जनता हस्तक्षेप करेगी। तो यहाँ के राजा थे ऐसे महानुभव राजा थे सुदर्शन देव, ठीक है। सुदर्शन देव राजा थे शाहपुरा के। देखिए जब ये उत्तरदायी शासन स्थापित करते हैं, उत्तरदायी सरकार स्थापित करते हैं, तो भाई जनता की तरफ से
कौन भाई प्रतिनिधि बनेगा? तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, ठीक है, जनता में से गोकुल लाल सावा को। ठीक है, गोकुल लाल असावा का नाम ध्यान रखना। अपन प्रधान सॉरी एकीकरण पढ़ेंगे उस समय गोकुल लाल असावा का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शाहपुरा में जो संस्थापक रहते हैं प्रजामंडल के, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापना होती है प्रजामंडल की। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है शाहपुरा में। राजा थे शाहपुरा के सुदर्शन देव, और प्रधानमंत्री बनाए गए थे राजा के द्वारा या जनता में से गोकुल लाल असावा को। ठीक है, अपन यहां तक बात कर लिए हैं। अब लगभग अपने छोटे प्रजामंडल बचे हैं, तो उनकी भी बात अपन कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। ठीक है, अपन मेवाड़ प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल भी आज कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ बातें भाई आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बताइए मैंने, हालांकि मैंने भी तैयार की थी, वो शुरुआत में स्टूडेंट्स के सामने नहीं आती है वो बातें। हर जगह पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मोटी मोटी बातें होती है, उन्हीं को बताया जाता है, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए मैंने आपको वो बातें भी बताई है। कुछ जानकारी याद रखने लायक नहीं है भाई, उनमें से आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।